हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 फरवरी 2026 को, उसका जी के पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज फेमसली एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज। बाल गंगाधर तिलक पहले वाली वीडियोस में भी बताया, मतलब हमारा ये क्वेश्चन आया था, हमने डिस्कस किया है कि वो गरम दल एक्सट्रीमिस्ट फेज से बिलोंग करते थे। इसी कारण उन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के अपनी एक नई पार्टी का गठन किया था। अब हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक से कौन सा स्लोगन एसोसिएटेड है, मतलब फेमस है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, क्विट इंडिया नाउ, डू और डाई, नॉन कॉपरेशन विद इविल। तो बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया नाउ एंड डू और डाई, ये दोनों महात्मा गांधी जी के स्लोगन्स हैं, जो मतलब महात्मा गांधी जी से फेमस हैं। ये दोनों इन्होंने जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, उस टाइम पे ये दोनों स्लोगन्स निकल के आए थे। और नॉन कोऑपरेशन विद इविल, ये भी महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड है। ये नॉन कोऑपरेशन, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से 22 तक, तब ये स्लोगन निकल के आया। एक बार हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वही मैंने अभी बताया कि एक्सट्रीमिस्ट फेज से बिलोंग करते थे और इन्होंने आईएनसी को 1907 के सूरत सेशन में मतलब आईएनसी से अलग हो गए थे ये, और इन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया था। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो क्या बिलीव करते थे? मास पार्टिसिपेशन, नेशनल प्राइड एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। अनलाइक द मॉडरेट्स मीन्स नरम दल जैसे नरम दल मतलब प्यार प्यार से काम करते थे, मतलब वो एकदम से, मैं कैसे बताऊं, एकदम से अपोजिशन नहीं करते थे वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। द नॉवल अनटचेबल रिटन बाय मुल्क राज आनंद प्राइमरली एड्रेस विच ऑफ सोशल इश्यूज। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट नॉवल है किसकी? मुल्क राज आनंद की। हम मुल्क राज आनंद जी की और नॉवेल्स भी एक बार देख लेंगे, बट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कौन सा सोशल इशू एड्रेस किया है अनटचेबल में? जेंडर बेस्ड फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज, लिमिटेड प्रोग्रेस इन वुमेन्स एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। देखो, ये जो अनटचेबल बुक है, ये क्या सोशल इशू एड्रेस करती है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हम मुल्क राज आनंद जी की और बुक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अनटचेबल ही है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, इनकी एक तो होगी अनटचेबल। एक ये अनटचेबल कब रिलीज हुई थी? 1935 में। देन उसके बाद हुई थी कुली, ये भी इम्पोर्टेंट, मतलब ये भी पूछी जा सकती है कभी कभार, कुली। और एक और भी लर्न कर लेते हैं बस हम। टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड अ बर्ड। मैं आपको एक बार जो अनटचेबल बुक है उस मतलब उस बुक में ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट है, उसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये क्यों है। ये अनटचेबल जो बुक है उसमें जो स्टोरी घूमती है वो एक लड़का है बखा, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और वो स्वीपर है, यंग स्वीपर बॉय हुज नेम इज बखा, और वो बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। उसके इर्द गिर्द ही इस बुक में स्टोरी घूमी है। और एक दिन क्या हुआ, जो बखा की लाइफ है ना, बखा की लाइफ में ये शो किया गया है कि कैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको सोसाइटी में अनफेयरली एंड ह्यूमिलेटेड ट्रीट किया जाता था। और उस टाइम पे 1935 में ये बहुत स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया गया कास्ट सिस्टम और सोशल इनइक्वालिटी इन दैट टाइम। ठीक है।
Question number 3. What was the official name of the first BIMSTEC Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economical cooperation traditional music festival held in न्यू दिल्ली इन अगस्त 2025? ये फर्स्ट ही हुआ है म्यूज़िक फेस्टिवल, तो इसका नेम क्या था, ऑफिशियल नेम वही पूछा है। म्यूजिकल बे बिम्स्टेक यूनिटी, बे मेलोडी हार्मनी इन डाइवर्सिटी, सप्त सुर सेवन नेशंस वन मेलोडी, या सुर संस्कृति द कल्चरल ब्रिजेस। तो इसका क्या नाम था, सप्त सुर सेवन नेशंस वन मेलोडी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड इन द चालाकुडी रिवर? चालाकुडी रिवर कहाँ पे है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चालाकुडी रिवर है केरला में। और कौन से वाटरफॉल्स है चालाकुडी रिवर पे, दैट इज, देखो केरला में है तो कुछ नाम भी अजीब सा होना चाहिए। जोग फॉल्स, ये तो सभी को पता है, फेमस है। जोग फॉल कहाँ पे है, श्रावस्ती रिवर पे, कर्नाटका में। ऑन श्रावस्ती रिवर इन कर्नाटका। अथीरापल्ली फॉल्स, देखो थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है ना कि ये साउथ का ही नाम होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा कि नाम से लगा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगा था। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है केरला का, और इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, और ऑल्सो कॉल्ड नियाग्रा ऑफ इंडिया। और इस जो वाटरफॉल है उसकी हाइट क्या है, अबाउट 80 फीट्स। देखो, और अब ये क्या लिखा है, दूध सागर फॉल। दूध सागर फॉल कहाँ पे है, मंडोवी रिवर पे, नियर द गोवा कर्नाटका बॉर्डर, ऑन मंडोवी रिवर। मंडोवी रिवर, ठीक है। और शिव समुद्रम फॉल्स, शिव समुद्रम फॉल इज ऑन कावेरी रिवर इन मतलब कर्नाटका में, ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका। Question number 5. Gigi Parikh, who passed away in early October 2025, was known for being जीजी पारिक, जिनका अक्टूबर 2025 की शुरुआत में निधन हो गया, किस रूप में जाने जाते थे? अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, अ गांधीयन सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर, अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, अ वेटरन गजल सिंगर। तो ये जीजी पारिक इज बिलोंग टू अ गांधीयन सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इनकी जो डेथ हुई है जीजी पारिक की, कहाँ पे हुई है, मुंबई में, मतलब ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। और एट द एज ऑफ, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 101 ईयर्स के थे ये जब इनकी डेथ हुई। और जीजी पारिक ये एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी मैंने बताया था क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। तो ये जीजी पारिक जी का एक्टिवली पार्टिसिपेशन था क्विट इंडिया मूवमेंट में ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। एक्टिवली participated in Quit India movement. Question number 6. Vodafone Idea VI launched a new AI powered safety product in October 2025. What is it called? VI Shield, VI Secure AI, VI Protect या VI Guard? तो उसका क्या नाम है, VI Protect. Option number 3 is the correct answer. Question number 7. Which of the following acid is produced in the human stomach to aid in digestion? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, यूरिक या नाइट्रिक? अब इनमें से ही बताना है, मेरे हिसाब से तो सबको ही पता होगा।
हमारे स्टमक में अपने आप फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करता है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स पेप्सिन, ताकि जो हमारा डाइजेस्ट है, जो पेप्सिन है, पेप्सिन ये एक एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। देन ये हार्मफुल जो HCl है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो जो हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया चल जाते हैं फूड में प्रेजेंट होके, उनको किल्स करता है, किल करता है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया present in food, then creates an acidic environment। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट्स करता है ताकि जो फूड है अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। अब हम और ऑप्शंस के बारे में देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज में यूज होता है या बैटरीज में, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज and batteries। Uric acid, uric acid a waste product formed during metabolism and related to gout, a waste product formed during metabolism and related to gout। देखो ये क्या होता है गॉट, जैसे आपने देखा होगा जब मतलब एज बड़ी होती है तो कभी कभार जब जिसकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारी बोन्स होती है, जैसे हमारे पैर की बोन्स, उसमें कुछ सूजन सा, कुछ बोन एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ सूजन पार्ट सूज जाता है, तो वहीं पे यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एसिड, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बेस्ट बाय द कटिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कटिंग प्रक्रिया से सबसे अच्छा उगता है, रोज, लोटस, वाटर लिली या तुलसी। देखो तुलसी तो सबको पता है, इनका हम प्लांट ही ग्रो करते हैं, कटिंग प्रोसेस से तुलसी उतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं की जा सकती। सबसे अच्छी तरह जो कटिंग प्रोसेस से ग्रो होता है वो होता है रोज़। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आप एक ब्रांच को कट कीजिए और फिर उसको मतलब स्टेम को हम जब कट करते हैं और उसको फिर सोयल में प्लांट कर देते हैं तो उससे रोज़ ग्रो हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, रोज़। जो लोटस और वाटर लिली है ये ग्रो होते हैं राइबोसोम्स से या सीड से, फ्रॉम, अरे एफ लिखना था, फ्रॉम राइबोसोम्स, राइजोम्स और सीड्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जब मौर्यन डायनेस्टी का फॉल हुआ तो कौन सी डायनेस्टी, मतलब तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई वो ये पूछ रहे हैं, तो वो आई थी शुंग डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जो फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी थे, शुंग डायनेस्टी के वो थे पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर उनको हराया
बृहद्रथ मौर्य, लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ मौर्य। मौर्य इनको हराया और फिर शुंगा डायनेस्टी स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिजाइनर ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, उसका डिजाइनर कौन था? चार्ल्स कोरिया, एडविन लुटियंस, जॉर्ज विटिट या हर्बर्ट बेकर? तो डिजाइनर थे जॉर्ज विटिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1913 में और ये कंप्लीट हो गया था 1913 से 1924 में। ठीक है, हम और ऑप्शंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो चार्ल्स कोरिया है, ये आर्क मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्ट थे, नॉन फॉर हिज वर्क लाइक जवाहर कला केंद्र। इनको किस काम के लिए जाना जाता है? जवाहर, अरे जवाहर कला केंद्र के लिए जाना जाता है। एडविन लुटियंस, मेरे हिसाब से एडविन लुटियंस तो सभी जानते होंगे क्योंकि इन्होंने न्यू दिल्ली के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट एंड मतलब ज़्यादा जो फेमस है ना पुराने टाइम के, वो सारे एडविन लुटियंस ने ही, उनमें से ज़्यादातर एडविन लुटियंस ने ही डिज़ाइन किए। तो मैं लिख देती हूँ राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, हर्बर्ट बेकर इन्होंने एडविन लुटियंस के साथ काम किया था और इनके लिए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो न्यू दिल्ली में है ना, वो उसमें एडविन लुटियंस के साथ काम किया था। तो लिख देती हूँ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। Question number 11. Which of the following is a non-constitutional body that promotes cooperative federalism between the center and the state? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या नीति आयोग? देखो क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ, वो पूछ रहे हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल भी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315। फाइनेंस कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये नीति आयोग कब बनाया गया था? 2015 में नीति आयोग का गठन किया था। उससे पहले क्या चल रहा था हमारा? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता है ना 12th 5 ईयर प्लान जो हमारा 2012 से 2017 तक चलना था, उसको 2015 में ही एंड करके नीति आयोग बनाया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, बस मेन तो यही है। क्वेश्चन नंबर 12. In August 2025, the Union Minister of Science and Technology launched which of the following platform to boost indigenous biomanufacturing under the BioE3 policy? National Genomics Network, National Vaccine Innovation Platform, National Biostatistical Hub, National Biofoundry Network. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया कौन सा प्लेटफॉर्म? नेशनल बायोफंट्री नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. India shares its land boundaries
विद हाउ मैनी कंट्रीज। ये तो सभी को पता होना चाहिए, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस किस के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ ये अफगानिस्तान, देन फिर नेपाल, भूटान, चाइना, देन बांग्लादेश और म्यांमार। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in which year was the startup india program launched? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 2016 में, 2012, 2014 या 2009 में? तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन 2016। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, ये किन किन को प्रमोट कर रहा था? एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट्स क्या? स्टार्टअप्स, सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड create create a robust ecosystem for innovation। Question number 15, how many days of guarantee wage employment is promised by the National Rural Employment Guarantee Act 2025? नरेगा के हिसाब से पूछ रहे हैं ये, NREGA ऑफ 2005 में कितने दिन की वेज गारंटी मिलती थी? वो है 100 डेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following served as a major center during the first war of independence in of 1857? असम, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 का मेजर सेंटर था दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली क्यों था, एक बार ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली है वो पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक हेडक्वार्टर्स था ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, became the political and symbolic headquarters of the revolt, became the political and symbolic headquarter of the revolt और जो बैटल्स है वो दिल्ली के अराउंड हो रही थी, इसीलिए 1957 में दिल्ली एक प्राथमिक केंद्र बन गया विद्रोह का। ठीक है, तो ये लिख नहीं रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन स्कीम इन सितंबर 2025 टू स्ट्रेंथन द एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस? ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, या नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC सॉरी। तो किसने लॉन्च किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन सितंबर 2025? दैट इज सिडबी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखो, ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है RBI, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका MSME से लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? करेंसी से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, which government scheme aims to provide social security and affordable health care to poor and vulnerable families in India? स्वच्छ भारत अभियान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? देखो, स्वच्छ भारत अभियान नाम से पता चल रहा है ये क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, क्लीनलीनेस। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब जैसे जो वृद्ध
वृद्ध जो लोग होते हैं या विडोज़ जो होते हैं या और और जो भी जिनकी पेंशन या गवर्नमेंट से जिनको कुछ बेनिफिट मिलता है, उसके लिए होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब जो बेनिफिट है गवर्नमेंट दे रही है वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये है हेल्थ केयर से रिलेटेड, हेल्थ केयर टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज इन इंडिया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो नाम से पता चल रहा है जो क्रॉप्स है उनका इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना? तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, following which constitution amendment the term socialist and secular were added to the preamble of the Constitution of India? जब preamble में socialist and secular words add हो गए तब preamble में 5 words हो गए। कौन कौन से? वो हो गए sovereign, then socialist, secular, democratic and republic। आपको ये पांचों लर्न होने चाहिए। कभी कभार कुछ और ऑप्शन दे देता है और वो पूछता है कि ये क्या वर्ड प्रियम्बल में मेंशन है। कब ऐड हुए थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर? वो वही पूछ रहे हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971, 25th अमेंडमेंट ऑफ 1971, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 या 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1956। तो हमारा आंसर क्या है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1956 से सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 22nd अमेंडमेंट से क्या हुआ था एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से डील करता है? 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 इज पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन ऑप्शन 2, 25th amendment of 1971 is related to land reforms and property rights। Land reforms and property rights। And 44th amendment of 1978, that is option 3, ये related है reversed many emergencies era provisions। मतलब इसने बहुत सारे emergency era को reversed कर दिया। reversed many emergency era provisions। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर अरे 20 हुए नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज मैक्सिमम अमंग वुमेन इन इंडिया? अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल या अर्बन टू अर्बन? वीमेंस का पूछा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो देखो मैंने अभी तक जितने भी पेपर करवाए हैं उसमें एक सेंसस का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सेंसस पार्ट पूरा अच्छी तरह पढ़ के जाएंगे। वीमेंस में पूछ रहा है तो वीमेंस में हुआ है रूरल टू रूरल ट्रांसफ़र माइग्रेशन। बिकॉज वीमेंस का जो माइग्रेशन होता है मेनली, मैं ज़्यादातर बता रही हूँ, मैरिज के बेस पे होता है। जैसे एक गांव की लड़की की शादी दूसरे गांव के लड़के से होगी, मतलब तो वो उसका ट्रांसफ़र हो गया, माइग्रेशन हो गया एक गांव से दूसरे गांव, तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन हुआ है। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा डाउट ग्रुप है, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।